जी हाँ, मैम बताएँ अपने बारे में आजकल आप क्या कर रही हैं? फिलहाल मैं एक एनजीओ से जुड़ी हूँ, बचपन नाम की संस्था है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए काम किया जाता है और मैंने अपना ग्रेजुएशन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से किया है। मैंने अपना पीजी भी जो है, वो भी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से किया है और 2004 में और मेरा जो पीएचडी है, वो 2013 में मतलब तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से ही हुआ है। तो आपने पीएचडी 2013 में की और ये 2022 चल रहा है। अच्छा जी, खासा लंबा गैप हो गया है। फिर भी क्या पीएचडी संबंधित सभी चीज़ें याद हैं? जी सर। बीच में कोई रिसर्च पेपर वगैरह किया है पब्लिकेशन? हाँ सर, इस बीच में मैंने कुछ आर्टिकल वगैरह अपना पब्लिश कराया है। कौन से? आखिरी आर्टिकल का क्या नाम है जो आपने पब्लिश किया है? मेरा आखिरी आर्टिकल जो था 2019 का है, पैरेंटल डिवोर्स एंड डिप्रेशन अमंग यंगस्टर्स। और उसके पहले भी मैंने जो आर्टिकल कराया है वो है मेरा पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटल हेल्थ एंड पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटल हेल्थ अमंग ट्राइबल स्टूडेंट्स। ओके, वेरी गुड। आप अपने रिसर्च को 2 मिनट में कंक्लूड करें, ठीक है? ओवर टू प्रज्ञा मैम। मेरे रिसर्च का जो टॉपिक था वो है अपराधियों एवं गैर अपराधियों के कुछ व्यक्तित्वशील गुणों एवं कुंठा के प्रति प्रतिक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन। इस रिसर्च में मैंने यह देखना चाहा, मेरे रिसर्च के जो पर्पस थे कि क्राइम से संबंधित उन साइकोलॉजिकल फैक्टर का क्रिमिनल और अपराधी और गैर अपराधी यानी कि क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल में क्या प्रभाव पड़ता है, उसका इफेक्ट मैंने जानना चाहा। उसके बीच क्या डिफरेंसेस है और इसके मैंने 4 हाइपोथेसिस बनाए। मेरा पहला हाइपोथेसिस जो था कि क्रिमिनल में जो है वो नॉन क्रिमिनल की अपेक्षा इमोशनल स्टेबिलिटी कम दिखी जाएगी, उनमें ईगो स्टेबिलिटी कम होगी और उनमें मोरालिटी का जो डेवलपमेंट होगा वो भी कम होगा और साथ ही उनमें फ्रस्ट्रेशन के प्रति जो रिएक्शन होगा वो भी बिल्कुल दोनों का डिफरेंस होगा। और मैंने 200 मेरा सैंपल साइज जो था वो 200 था और इसके लिए मैंने बिहार के कटिहार के सॉरी बिहार के जेल, भागलपुर सेंट्रल जेल और कैंप जेल से मैंने सैंपल कलेक्ट किया। सैंपल कलेक्ट करने के लिए मैंने रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज किया और मैंने फिर डाटा कलेक्शन किया और डाटा के लिए मैंने जो टूल यूज किया ईगो स्ट्रेंथ स्केल डॉक्टर हसन सर का था। मोरालिटी के लिए मैंने डॉक्टर हरदेव ओझा जी का स्केल यूज किया और फ्रस्ट्रेशन के लिए मैंने सिन्हा एंड मालवीय का स्केल यूज किया और इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए मैंने डिफरेंशियल पर्सनैलिटी स्केल यूज किया। और डाटा कलेक्शन के बाद जो भी मेरा स्कोर आया उस पे मैंने टी एनालिसिस स्टैटिकल टूल जो लगाया वो टी एनालिसिस था और जो मेरा रिजल्ट आया वो सिग्निफिकेंट था। और मतलब अपराधी में जो है उनमें इमोशनल स्टेबिलिटी ज्यादा देखी गई, अनस्टेबिलिटी ज्यादा देखी गई और उनमें जो उनका ईगो स्ट्रेंथ था वो भी काफी वीक था। वो किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन को या फिर स्ट्रेस को या फिर वो नहीं कोप अप नहीं कर पाते थे। उनका जो फ्रस्ट्रेशन का जो रिएक्शन था बिल्कुल अलग था, डिफरेंट था। जो क्रिमिनल थे वो उनका रिएक्शन और जो नॉन क्रिमिनल थे उनका रिएक्शन में डिफरेंस ये आया कि जो नॉन क्रिमिनल होते हैं वो ऐसी परिस्थिति में जब वो फ्रस्ट्रेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, या तो कोई दूसरा अल्टरनेटिव चुन लेते हैं या फिर उस परिस्थिति से हट जाते हैं। लेकिन क्रिमिनल जो होते हैं उस अपने फ्रस्ट्रेशन को वो कई बार एग्रेशन के रूप में या फिर दूसरों पे या फिर खुद को हट करके कर रहे थे। और चलिए ये बताइए कि जैसे आपका जो स्टडी है वो क्रिमिनल एंड जनरल पॉपुलेशन पे है, तो क्रिमिनल के लिए आपने मतलब क्या जेल वेल के कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया या फिर उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? बिकॉज डेटा कलेक्शन का जो प्रोटोकॉल होता है ना वो थोड़ा सा टफ होता है और बेसिकली जब आप ऐसा काम करने जा रहे हैं कि किसी क्रिमिनल पे, तो आपने किस टाइप के क्रिमिनल्स को लिया या फिर मतलब किसका प्रोसेस क्या था और क्या लीगैलिटी आपको प्रॉब्लम्स आई, क्या वे में काम? जी मैम, पहले तो मेरा जो क्रिमिनल थे वो हीनियस क्राइम से रिलेटेड थे और जिन्हें सजा हो चुकी थी। और इसके लिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैंने फिर अपने यूनिवर्सिटी से और एक कंसाइनमेंट लेटर ले जाके उनको दिया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि ये मेरा पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है
तो मुझे अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ा और फिर मैंने लिया, डाटा कलेक्शन किया और वो हीनियस क्राइम से रिलेटेड जो भी थे, वो हीनियस क्राइम से रिलेटेड थे, यानी जिन्हें सजा हो चुकी थी। ओके। तो ये हीनियस क्राइम के लिए आपको क्रिमिनल्स के लिए आपको जेल अथॉरिटी से पूरी परमिशन वगैरह मिल गई, या डेटा कलेक्शन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई जिससे आपको लगा हो कि नहीं? थे मैंने सिर्फ 4 ही वेरिएबल लिए, जो मुझे और मुझे लेके देखने चाहिए थे, और मेरा जो सैंपल एरिया था ना, वो भी काफ़ी शॉर्ट था, काफ़ी कम एरिया में मैंने लिया। और दूसरी बात, मैंने जो डाटा लिया वो सिर्फ क्वांटिटेटिव बेस्ड था, मैंने क्वालिटेटिव नहीं लिया। मुझे एक क्वेश्चनर को मैंने भरवाया, मुझे चाहिए था कि मैं उनसे इंटरव्यू ले सकती थी, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम थी या फिर उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में कुछ जानती, तो ये मेरे लिमिटेशन रहे मैम। टेस्ट यूज करना रिकॉर्ड बिल्डिंग के लिए, रेपो बिल्डिंग के लिए कुछ तो यूज किया होगा, कुछ डेटा उनका कुछ तो लिया होगा। हाँ मैम, मैंने जो उनके पास रिकॉर्ड होता है, जो अथॉरिटी के पास रिकॉर्ड होता है, वो लिया। मैंने उनसे डायरेक्ट इस बारे में कोई बात नहीं किया, मैंने बस जो है मतलब जो अथॉरिटी के पास जो फाइल होती है, उनमें उनके बारे में कुछ डिटेल्स हैं कि वो कहाँ से थे, उनका क्या है बैकग्राउंड, लेकिन मैंने पर्सनली ये सब चीज़ उनसे नहीं पूछा, नहीं जाना है। वेरिएबल्स से आप क्या समझते हैं? वेरिएबल मैम बिल्कुल शॉर्ट में डिफाइन करना। मैम, वेरिएबल जिसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिस पे हम किसी का प्रभाव इफेक्ट दे सकते हैं, वो चीज जिसे हम जिसमें हम मतलब मैनिपुलेशन कर सकते हैं, या फिर हम जिस पे कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं। Okay, over to Namita ma'am, please. थैंक यू सर। संगीता मैम, आप बताइए, जी मैम। अगर वेरिएबल ये था तो आईवी क्या हुआ? आईवी, सॉरी मैम, मैंने कल आईवी वो होता है, वो ऐसा वेरिएबल है जिसपे हम मैनिपुलेशन करते हैं। ठीक है, आप पर्सनालिटी को डिफाइन कीजिए। पर्सनैलिटी व्यक्ति, यानी कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन साइकोफिजिकल सिस्टम का एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एनवायरनमेंट में एक यूनिक एडजस्टमेंट को निर्धारित करता है। अच्छा, ये बतलाइए कि ऑलपोर्ट के अनुसार जो है ट्रेड्स की उन्होंने बात की थी, ट्रेड्स क्या है? ट्रेड्स मैम जिससे हमारे व्यवहार में कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी आती है। ओके, उन्होंने कितने तरह के ट्रेड्स बतलाए थे? बेसिकली उन्होंने मैम 2 तरह के ट्रेड्स बताए, एक कॉमन और दूसरा इंडिविजुअल। और इंडिविजुअल ट्रेड्स को उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया और वो बताया कि इंडिविजुअल ट्रेड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, हमारा कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। मैम थोड़ा टीचिंग एबिलिटी भी इनकी देख ली जाए। हाँ ठीक है, डेमो आप। हाँ मैम, मैं फॉरगेटिंग की थ्योरी के बारे में बोलना चाहूंगी, और मैं इसकी फॉरगेटिंग की थ्योरी आए दिन हम सुनते रहते हैं कि खास करके छोटे बच्चों में, कि आज ये भूल गए, ये हम लोग के साथ भी होता है। तो मुझे लगा कि फॉरगेटिंग की थ्योरी पे बोलना अच्छा रहेगा। तो लेकिन फॉरगेटिंग की थ्योरी शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि मेमोरी क्या है। मेमोरी जो है वो मेमोरिया शब्द, जो लैटिन शब्द है, जिसका मतलब होता है रिमेम्बरिंग, रिकॉल, या फिर रिकलेक्शन। और लेहमन की भाषा में हम बोले तो हमने जो भी कुछ कंसिस्ट किया है अपने प्रीवियस लाइफ में, और उसका रिकॉल करना ही मेमोरी है। लेकिन स्टाउट ने इसकी एक अच्छी डिफिनेशन दी। स्टाउट ने पता इसे आइडियल रिवाइवल कहा, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, थिंग्स, एक्सपीरियंस है, उसको सेम फॉर्म या फिर सेम ऑर्डर में रिकॉल करना ही मेमोरी है। लेकिन लेटेस्ट डिफिनेशन इसका 2009 में स्क्वायर द्वारा दिया गया, और वो था कि मेमोरी हमारी ब्रेन की एक ऐसी फैकल्टी है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को इंपोर्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और रिट्रीवल करते हैं व्हेन नीडेड, जब हमें आवश्यकता हो। मेमोरी जो है उस पे क्रमिक अध्ययन सबसे पहले हमारे इब्न ने किए थे, और उन्होंने ये एक एक्टिव प्रोसेस है।
मेमोरी जो है हमारी कल्पना, तर्क और चिंतन करने में काफ़ी हेल्प करती है और सबसे बड़ी बात जो है कि मेमोरी जो है हमें सोशल बनाने में मदद करती है। मान लीजिए आज हम आपसे मिले और कल हमें याद ही नहीं रहे कि हमने किससे मिला है, तो ये क्या होगा, ये हमारे सोशल रिलेशन ही इससे खराब होता है। और मेमोरी में सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें रेपिडिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, सही सीक्वेंस में हम याद करें, सही क्रम में याद करें। दूसरा कि वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम याद करें और सबसे बड़ी बात कि वो यूज़फुल और सर्विसेबल हो। तो मतलब जब हमें आवश्यकता हो उस वक़्त याद आ जाए। और जैसे मैंने बताया कि मेमोरी पे सबसे पहला अध्ययन जो है वो एबिंगहॉस ने किया था, तो एबिंगहॉस ने इन्हें रिप्रोडक्टिव मेथड माना था कि मेमोरी जो है वो रिप्रोडक्टिव है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी क्वालिटेटिव चेंजेस या क्वांटिटेटिव चेंजेस नहीं हो सकता है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा लर्न मटेरियल है, हमारा जो रिकॉल मटेरियल होता है, वो हमारे लर्न मटेरियल का कार्बन कॉपी होता है। और उन्होंने जो ये अपना अध्ययन है वो खुद पे किया था, मतलब स्टडी, वो खुद भी एक्सपेरिमेंटल भी थे और वो सब्जेक्ट भी थे, और उनका जो सब्जेक्ट मटेरियल था वो नॉनसेंस लेवल था। और लेकिन इनके अगेंस्ट वाटलेट जो थे, उन्होंने कहा कि मेमोरी रिप्रोडक्टिव नहीं होती है बल्कि कंस्ट्रक्टिव होती है, और हम मेमोरी में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह के चेंजेस कर सकते हैं। और तो उन्होंने बताया कि जो लर्न मटेरियल होता है वो हमारे जो रिकॉल मटेरियल है वो हमारे लर्न मटेरियल का कार्बन कॉपी होता है, और इस पे हमारे नीड, हमारे इंटरेस्ट, हमारे एटीट्यूड का इफेक्ट पड़ता है। इसलिए उन्होंने मेमोरी को कंस्ट्रक्टिव बताया। और उन्होंने जो अपना प्रयोग है वो एक कहानी संबंधी था और एक चित्र संबंधी था। और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो हम एबिंगहॉस ने किया था वो नॉनसेंस लेवल था, और इनका जो है वो एक स्टोरी पे डिपेंड था, एक मीनिंगफुल सब्जेक्ट था, इनका मटेरियल मीनिंगफुल था। अब मेमोरी पे जो एबिंगहॉस है, तो सबसे पहले फॉरगेटिंग की थ्योरी भी जो है उन्होंने एबिंगहॉस ने ही दी थी 1885 में, और इन्होंने बताया कि Okay, जब okay. भी हम Let's skip in a very simple language. Explain. Tell me how many type of memory. थ्री टाइप ऑफ मेमोरी, Which? सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। Okay. And what is the time duration of this type of memory? हाँ, सेंसरी मेमोरी का जो टाइम होता है वो हमारा 1 से मिनिमम 1 से 2 सेकंड होता है, कहीं-कहीं पे सिर्फ 1 ही सेकंड दिया गया है। मेमोरी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 20 से 31 सेकंड, और हमारा लॉन्ग टर्म का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, मिनिमम 30 सेकंड और मैक्सिमम हमें लाइफ टाइम तक वो याद रख सकता है। Okay. Okay. Over to Namta ma'am, please continue. ओके, ये आइकॉनिक मेमोरी का कितना टाइम ड्यूरेशन होता है? आइकॉनिक मेमोरी का 250 मिलीसेकंड। ओके, ठीक है। फॉरगेटिंग की थ्योरी में स्टिमुलस इनकोडिंग थ्योरी से क्या समझ? स्टिमुलस इनकोडिंग थ्योरी टूलिंग द्वारा दिया गया है, और उन्होंने जो है इसकी व्याख्या इनकोडिंग वेरिएबिलिटी के आधार पर की। उनका कहना है कि जो हमारा इनकोडिंग सिस्टम, जब हमारा इनकोडिंग सिस्टम और हमारा रिट्रीवल सिस्टम मैच नहीं करता है तो फॉरगेटिंग होती है। ये कैसे मैच नहीं करता है? हम किस ये फॉरगेट मतलब कैसे, जब हम किस वक्त जो हम इनकोड कर रहे थे, जब हम सूचनाओं को इनकोड कर रहे थे, उस वक्त का जो हमारा स्टेट या फिर हमारा कांस्टेंट, और जब हम रिट्रीवल कर रहे हैं उसका, तो उस वक्त का जो सिचुएशन होता है वो दोनों अगर सेम नहीं हो, यानी कि हम किस मतलब मोड में या फिर हम किस कॉन्टेक्स्ट में हम मेमोरी इनकोड किए हैं और उसका रिट्रीवल किस कैसे कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है वो। ये इन्होंने जो फॉरगेटिंग बतलाई थी वो किस तरह की फॉरगेटिंग थी? क्यों डिपेंडेंट फॉरगेटिंग। या ये बात ठीक है। आप ये बतलाइए कि मेमोरी में जो है स्पलवर्क का क्या स्टडी था, स्पर्लिंग का? स्पर्लिंग का स्टडी मैम आइकॉनिक से था। आइकॉनिक मेमोरी का वो टाइम ड्यूरेशन देखने के लिए उन्होंने स्टडी की थी। ओके, वर्किंग मेमोरी के बारे में थोड़ा सा बताइए। वर्किंग मेमोरी, वर्किंग मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसके बारे में सबसे पहले बैगुली ने 2003 में इसे अलग से परिभाषित करने की कोशिश की गई थी। और वर्किंग मेमोरी
ऐसी मेमोरी है जिसमें हम सूचनाओं को सिर्फ इनकोड ही नहीं करते, मतलब हम उसमें सूचनाओं का प्रोसेसिंग होता है, मैनिपुलेशन होता है, साथ-साथ ये हमें निर्णय करने या फिर हमें तर्क करने में मदद करती है और इसका संबंध हमारे कॉन्सेप्ट से होता है। ओके। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी का हम किससे अध्ययन करेंगे, किस मेथड से? ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी का अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं? प्रेमिंग मेथड से। नहीं, फ्रेमिंग तो आप शायद रिकॉल रिकॉग्निशन से मैम। नहीं, डायरी मेथड या Sorry. क्वेश्चन आयर मेथड, डायरी से ही ना ऑटोबायोग्राफी। सॉरी मैम। ओके, फ्रेमिंग के बारे में बताइए, आपने खुद कहा फ्रेमिंग किसका अध्ययन Framing- करते हैं? प्रीमिंग से मैम हम नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी का। या अच्छा, ये बतलाइए कि डायजेस्टिव सिंड्रोम क्या है? डायस्क्यूटिव सिंड्रोम ये जब हमारा फ्रंटल लोब के क्षतिग्रस्त होने से होता है। इसमें जो होता है कि व्यक्ति किसी तरह का डिसीजन नहीं ले पाता है और ना ही वो किसी चीज पे अटेंशन दे पाता है। ओके मैम, मुझे लग रहा है कि वे नहीं रिलीफ करना चाहिए, राइट? ओके, ओवर टू दिवाकर सर। जी हाँ, दिवाकर सर प्लीज। ओके, ठीक है मैम। ओवरऑल अगर हम लोग कंक्लूजन पे आए कि आपके साक्षात्कार के बाद हम लोगों ने क्या महसूस किया, मुझे लग रहा है कि अभी तक पार्ट वन, इससे पहले हम लोग पार्ट वन भी मॉक इंटरव्यू लिए थे और ये पार्ट टू है जिसमें कि अभी कल से ही चल रहा है। तो जो जिस तरह से एक शालीन ढंग ढंग से और धैर्य के साथ चीज़ों को सुनना चाहिए, इसके बाद उस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि किसी टॉपिक पर ब्रीफ में बताएं, तो उसको बड़े ही अच्छे ढंग से आपने बताने के प्रयास किया कि क्यों, पहली बात तो आपने ये पिक किया कि क्यों मैं इस चीज़ को चयन कर रही हूँ, और इसके बाद से सिलसिलेवार तरीके से आपने उसे बताया, चाहे पीएचडी के बारे में कहें, तो ये वेरी गुड वे था। ओवरऑल सभी चीज़ें बहुत अच्छी मुझे लगी। एक दो चीज़, जैसे कि मैंने आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा था, तो बहुत सामान्य तरीके से उसे इंग्लिश में उसका जवाब दिया जा सकता था। तो जब इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन करे ना, तो वहाँ पे उनको इंग्लिश में, अगर आप कंफर्टेबल बोल पा रही हैं, तो उनको इंग्लिश में ही रिप्लाई देने का प्रयास करें, ठीक है? तो ये चीज़ें कोशिश करें, चूँकि ये बीच-बीच में ही आपको ये चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें आ जाती हैं, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है, चूँकि हम फ्लो में बोलते जाते हैं, तो चलते रहता है। तो वो एक्चुअल में आपकी इंग्लिश को ही चेक करना चाहते हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा था। बाकी अन्य जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं वो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएँगे। या ओवर टू प्रज्ञा मैम प्लीज़। जी, संविदा ओवरऑल बहुत अच्छा था। नॉलेज टच अच्छा चला आ रहा है आपका, ब्रशअप कर लीजिए। और रिसर्च पे भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी पकड़ नहीं है, ठीक है, आप अच्छे से अपनी चीज़ों को डिफाइन कर लीजिए, लेकिन फिर भी मल्टीपल टाइम्स रिविजन कर लीजिए, उसमें क्या पढ़ने की लायक चीज़ें हैं वो देख लीजिए, और ओवरऑल प्रैक्टिस ही करते रहिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर रियल इंटरव्यू। थैंक यू। या ओवर टू नम्रता मैम प्लीज़। संगीता मैम, आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू था। आपने सारे क्वेश्चन का सारे अच्छे से जवाब दिया और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। थैंक यू मैम। बेस्ट ऑफ लक। या दिवाकर सर, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज़। ओके, फिरोज सर प्लीज़, एनी रिप्लाई और एनीवन? बस एक ही वर्ड कहेंगे, एक्सीलेंट। थैंक यू सर। या बिल्कुल, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे बेटर। बिल्कुल, बहुत धैर्य के साथ आपने जवाब दिया। और मुझे सर आपने ही बताया हुआ, सही बताया हुआ है। और एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि आप शायद पार्ट वन में भी जब मॉक इंटरव्यू हम लोग ले रहे थे, तो वहाँ भी आपने दिया था,
उस बार और इस बार में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है? बहुत ही अंतर है। अभी बहुत ही आप धैर्य के साथ प्रश्नों को सुन रही थी और उसी के संग रिस्पॉन्स दे रहे थे। ये ही चाहिए होता है, ठीक है? और मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से आपने सभी पहलू को रखा। ओके मैम, बहुत बेस्ट ऑफ लक फॉर रियल इंटरव्यू। थैंक यू सर।